Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 17 November 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, UNSC सीक्स ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस कॉरिडोर्स इन गाज़ा. अब आप सभी को इजराइल और गाज़ा के बारे में यहाँ पर पता ही होगा. गाज़ा में हमास का कंट्रोल है आपका, ठीक है. किसका कंट्रोल है? हमास का कंट्रोल है. हमास ने क्या किया? इजराइल के ऊपर अटैक किया. इजराइल ने रिटेलिएट किया और गाज़ा के ऊपर मतलब हमास के ऊपर यहाँ पर अटैक किया. इसके चलते यहाँ पर हमने देखा कि जो सिविलियंस है वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इनको उनका नुकसान हो रहा है. और इस कन्फ्लिक्ट का जो सबसे बड़ा जो शिकार बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? हमारे सिविलियंस बन रहे हैं. इसी के चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस मतलब कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज, मतलब जो आपका ये स्ट्राइक है, जो भी चीज़ें सारा जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसे थोड़ी देर की पॉज करिए. और गाज़ा में हम क्या करेंगे? कॉरिडोर्स बनाएंगे. कॉरिडोर्स बनाएंगे इसका मतलब कि यहाँ पर ये है कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है एटलीस्ट हम सिविलियंस तक वो एड को क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके. सो रेजोल्यूशन कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ कंडेमिंग हमास अटैक. US UK रशिया abstain फ्रॉम वोट. इजराइल सेज एनी पॉज हिंज ऑन द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस. तो यहाँ पर अभी ये UNSC ने भी ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए? कॉरिडोर को सीक करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके, जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. अब इसमें से हमारे लिए क्या निकल कर आता है? सबसे पहले तो आपको मैप पता होना चाहिए. तो आज ही आप लोग क्या करेंगे? इजराइल का मैप खोलेंगे. पहले ही यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इजराइल का मैप खोलें और ये देखिए कि इजराइल की जो ये इजराइल है आपका, इस कंट्री का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ यहाँ पर लगता है. ओके, सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Who of the following organized a march on the Tanzor coast to break the salt law in April 1930? April 1930 में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए हम मतलब कि एक मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था. तो who of the following ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट. यहाँ पर हम किस कोस्ट की बात कर रहे हैं? तंजोर कोस्ट की बात कर रहे हैं. तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? VO चिंदाबरम पिल्लाई, श्री राजा गोपालचारी, के कामराज एंड एनी बेसेंट. तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करें, देन कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. अगर आप लोगों को नहीं पता है कोई इशू नहीं, इटलीस्ट आप यहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना तुक्का लगाते हैं, आप तुक्का लगा के देखिए, मे बी आपका आंसर सही हो जाए. और अगर आपका आंसर सही होगा तो ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा. सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन. हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये किस में इंक्लूडेड है? क्या हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड है, या DPSP में इंक्लूड है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर 9th शेड्यूल? तो इसमें से भी आप लोगों को क्या करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. ओके, सो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन. सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, एडिटोरियल सेक्शन में आए. यहाँ पर हम देखेंगे चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. यहाँ पर किसको चैलेंज किया जा रहा है? आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज किया जा रहा है. अब देखिए इस आर्टिकल में वैसा तो कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें ये समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, इसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं. इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तक फाइल की गई है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हम सबसे पहले समझते हैं. ये स्कीम कब आती है? जैसे कि इलेक्शन आपके होते हैं, आप ऐसी पूरी इसकी स्टोरी समझते हैं. हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और कई स्टेट्स में, जैसे कि आज भी इलेक्शन है, जैसे कि MP में आज इलेक्शन है, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे स्टेट्स में क्या है आपके अभी जो है 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं. अब यहाँ से इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज निकल कर आती हैं. ये हमने मानी ये A पॉलिटिकल पार्टी, ये B पॉलिटिकल पार्टी, ये C है और ये D. मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अब हमने पहले जब ये स्कीम नहीं थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब नहीं थी, उससे पहले ये था कि जो इंडिविजुअल्स होते थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर फंड देते थे, है ना.
क्या करते थे, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर फंड दिया जाता था। इससे क्या होता था कि एक तरीके से मतलब कि अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती थी कि किस पार्टी को कितना फंड मिला, कैसा क्या सारी चीजें यहाँ पर होती थी। लेकिन वो चीज अभी भी क्या हो रही, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ भी यहीं पर हो रही है। तो यहाँ पर फंड देते थे, मतलब कोई कितना भी पैसा देते था, अपना जो ब्लैक मनी है, इस तरीके से सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता था। फिर आपकी एक स्कीम आती है जिसका नाम होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम के अंदर ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका कौन हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है, उन्होंने किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपकी एसबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि कोई भी पर्सन यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेगा, किसी भी पार्टी को फंड नहीं करेगा या फिर किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर फंड प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके लिए उसे क्या करना होगा, अगर वो करना चाहता है ऐसा, तो फॉर दैट एसबीआई यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर XYZ पर्सन है, इसको क्या करना है, ये जो सी पॉलिटिकल पार्टी है इसको यहाँ पर पैसे देने हैं, फंड देने हैं फॉर द उसकी किसी भी पर्पस के लिए, मान लीजिए इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन कैंपेन के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको फंड देने। तो ये क्या करेगा, ये XYZ पर्सन एसबीआई के पास जाएगा, वो कहेगा कि आप क्या करिए, यहाँ पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड निकालिए, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का या फिर 10,000 रुपए का हम मानते हैं, ठीक है, ये 10,000 रुपीज का मैंने क्या किया, एक पेपर में साइन करवा लिया और इसी को हमने क्या किया, हमारा ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये क्या है, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसमें मैंने ये कहा कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टी को 10,000 रुपए क्या करता हूँ, देता हूँ। ठीक है, ये XYZ पर्सन ने ये बॉन्ड लेकर कहाँ से, एसबीआई से, और एसबीआई क्या करेगी, इसके बैंक अकाउंट से इतने रुपए यहाँ पर कट कर लेगी। अब ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन जाएगा इस पार्टी के पास, सी पार्टी के पास गया, उसने बोला कि ये मैंने आपको दिए हैं। अब ये विद इन आपको यहाँ पर इसमें टाइम फ्रेम भी डिसाइडेड है कि कितने दिन के अंदर आपको ये जो है क्या करना होगा, उनकी जो 15 डेज, ओके सॉरी आई फॉरगेट द टाइम। तो यहाँ पर 15 दिन का क्या होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर जाए और एसबीआई में कहे कि ये मेरा क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो ये जितने भी पैसे हैं वो क्या किए जाए, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए। वो उनका अकाउंट नहीं होता है, एसबीआई में ही मतलब कि उनका एक मतलब अकाउंट खोल दिया जाता है और जिसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। इससे पता चल जाता है कि किस पार्टी को कितना फंड कहाँ से कैसा मिल रहा है। अब इसमें स्कीम में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो XYZ पर्सन ने यहाँ पर आपको जो भी फंड दिया है, ठीक है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी है इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो इसी चीज पर मेनली फोकस किया गया है इस आर्टिकल में कि ये जो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, इससे क्या हो रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जो हमारा राइट टू नो, जो राइट है हमारा राइट टू नो, ये उसको क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। आई होप आपको अब यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है इसके बारे में क्लियर होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर जो भी नोटिफाइड बैंक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तो एसबीआई को नोटिफाई किया है, और भी बैंक यहाँ पर हो सकते हैं जिसको वो ये ड्यूटी दे सकती है। सो नोटिफाइड बैंक यहाँ पर चूज किए जाएंगे। यहाँ पर जो भी नोटिफाइड बैंक होगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करेगी। जो भी डोनर होगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर डिजिटल पेमेंट और चेक्स के थ्रू यहाँ पर अपना पेमेंट कर देगा। फिर ये जो डोनर होगा वो आपकी उसकी जो चॉइस की पार्टी है, उस चॉइस की पार्टी को वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जाकर दे देगा। फिर वो जो पार्टी है, जिस भी पार्टी को यहाँ पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, सो जो भी उसमें डिटेल्स है इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरी इसकी डिटेल्स रहेंगी और उस बॉन्ड को अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये बिल आपका कब आता है, 2017 में आता है। As interest-free barrier products that can be purchased from the State Bank of India within 10 days window in each quarter of the financial year. On January 29, 2018, the electoral bond was implemented. तो 17 में मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 2017 था तब इसको स्कीम को एस्टैब्लिश किया गया था और इम्प्लीमेंट कब से हुआ, ये आपका जनवरी 29 जनवरी 2018 से ये हुआ है। इसमें जो है आपका अमाउंट का कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप इसमें मल्टीपल अमाउंट जैसे कि 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का भी क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर आपके पास आ सकता है। इसे रिडीम कराना है कितने, विद इन 15 डेज, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें 15 दिन के अंदर अगर उन्हें वो बॉन्ड मिल गया है तो विद इन 15 डेज उन्हें वो क्या करवाना होगा, रिडीम, मतलब उसके डिपॉजिट्स करवाने होंगे। कंडीशंस क्या है इसमें, कंडीशंस मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है, ये यहाँ पर पूछा गया। सो एनी पार्टी दैट हैज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड रिसीव एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट कास्ट
ऑफ इन द मोस्ट रिसेंट जनरल असेंबली इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई रिसेंट जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ हो, तो उस इलेक्शन में उस पर्टिकुलर पार्टी को 1% क्या मिला हो, आपका वोट मिला हो, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारा जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका जो सेक्शन 29A है उसमें क्या हो, वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्वायर कर सकती है, वो एलिजिबल है फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, अगर वो एलिजिबल हो गई है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है उसको एक वेरीफाइड अकाउंट प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, वेरीफाइड अकाउंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप जो भी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो उसी अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आपके होंगे। इसमें जो डोनर का नाम है वो अपीयर नहीं होगा। तो यहीं पर ये क्वेश्चन उठ रहा जाए, ये जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि डोनर का नाम यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि जो हम ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए हमने इस बॉन्ड को लेकर आए थे, इससे क्या होगा, जो ब्लैक मनी है, लोग इस तरीके से अपनी ब्लैक मनी का यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, पार्टीज को फंड कर करके। जो ट्रांसपेरेंसी है कि किसने इस पर्टिकुलर पार्टी को कितना फंड दिया, कैसे दिया, इसको भी हम नहीं जान पाएंगे। तो देखिए एडवांटेजेस में ये कहा जा रहा था कि हम लोगों को इनकरेज करेंगे, कोऑपरेट करें वो, ताकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबस को, ओके, फिर जो भी ब्लैक मनी है उससे गेट रिड हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आएगी, सेक्रेसी, और यहाँ पर जो टैक्स इवेजन है वो भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो एडवांटेजेस यहाँ पर है ना, यही क्या बनते जा रहे हैं, आपके डिसएडवांटेजेस यहाँ पर बनते जा रहे हैं। ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पर लोग इनकरेज तो हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी है उससे उनको छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज कर करके वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी से उनको छुटकारा मिल रहा है। यहाँ पे सिक्रेसी, यहाँ पे जो टैक्स इन्वेजन है, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि हमने तो इतना पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, अब हम टैक्स क्यों दें, ये सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, इसी के चलते यहाँ पर पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, है ना, जो PIL यहाँ पर फाइल की गई है। तो ये पूरा है कि इसमें कहा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो डोनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज है, राइट टू नो, ये इसको क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जैसे इसमें ये कहा गया कि अब तक किस पार्टी को कितना यहाँ पर फंड मिला है। बॉन्ड से, इस बॉन्ड के थ्रू अगर हम देखें तो वर्थ 13,719 करोड़ रुपीज यहाँ पर क्या है, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो सोल्ड आउट हुए हैं 27 ट्रेंचेस अंटिल जुलाई 2023। जुलाई 2023 तक अब तक 13,719 करोड़ रुपीस के जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर क्या हुए, आपके मतलब कि सोल्ड आउट हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये भी क्या है, जो मोस्ट फेवर्ड जो ये पॉलिटिकल डोनेशन आपका यहाँ पर सामने निकल कर आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है तो इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आपके लिए सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्रांडेड जेनेरिक एंड द मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि एक होती है आपकी ब्रांडेड मेडिसिन। कौन सी, ब्रांडेड मेडिसिन, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन ने यहाँ पर कोई फॉर्मूला जनरेट किया हो और उसने अपना ब्रांड यहाँ पर इम्पोज कर दिया हो, या फिर कोई भी कंपनी है उन्होंने क्या किया, अपना पूरा ब्रांड बना लिया उस मेडिसिन का। अगर कोई ब्रांडेड चीज होती है, आप सभी को पता है कोई भी ब्रांडेड चीज होती है, या फिर कोई भी चीज, आप मेडिसिन की बात कर लें या फिर आप कपड़ों की बात कर लें, किसी भी आइटम की आप बात कर लेते हैं, अगर उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपना ब्रांड यहाँ पर पोस्ट कर दिया तो उसकी जो कीमत होती है, उसका जो प्राइस होता है वो कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। जेनेरिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, जेनेरिक। जेनेरिक मतलब हम जो यहाँ पर लार्ज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना, हम यहाँ पर थोक में बहुत बड़े लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, तो वही क्या आपका आता है यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन, मतलब कि हमने उसमें कोई ब्रांड को इम्पोज नहीं किया। तो ब्रांडेड का प्राइस कैसा होता है, ब्रांड का प्राइस ज्यादा होता है और जेनेरिक्स का यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कम होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जेनेरिक में जैसे कि आप इसमें आप मेडिसिन को छोड़कर आप सबसे पहले एग्जाम्पल लीजिए, आप कपड़ों का एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पर कुछ जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो वही कपड़े आप क्या करते हैं, एक शॉल है मैंने वो 100 रुपए में खरीदी और अगर मैंने उसमें अपने ब्रांड का नाम लगा के उसको मैंने 1000 रुपए में बेच दी, तो सिर्फ एक ब्रांड के नाम से आप देख सकते हैं कि 100 रुपए से यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, आपका 1000 रुपए का डिफरेंस, मतलब कि 900 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है, अब इसको आप मेडिसिन से लिंक करिए। ठीक है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनका प्राइस ज़्यादा होता है और जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनका प्राइस यहाँ पर कम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स तो सेम होते हैं, जैसे कि जो ब्रांडेड मेडिसिन में हमने यूज़ किया है, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो जो फॉर्मूला होता है, जो सॉल्ट्स होते हैं मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, दे आर सेम, बट समटाइम्स उनकी जो क्वालिटी होती है इंग्रेडिएंट्स की वो यहाँ पर मिस होती है। तो यहीं से क्या होती है, हम मात खा जाते हैं। ये हमारे लिए क्या होता है, सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि पहले अभी क्या कर दिया गया था, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल थी उन्होंने सारे डॉक्टर्स को ये डायरेक्ट किया था अगस्त 3 2023 को कि वो क्या करेंगे, सिर्फ जेनरिक जो मेडिसिन है उन्हें ही प्रिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो भी ब्रांडेड यहाँ पर मेडिसिन थी उन ब्रांड से क्या कर रही थी, कोलैब कर रही थी, आप ऐसा कर सकते हैं कि कोलैब कर रही थी, और वो सिर्फ उन्हीं मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रही थी। अब उन मेडिसिन को जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो इससे क्या होता है, उनका जो एक तरीके से है मार्केट में एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, है ना, ये इनकी एक मार्केटिंग टेक्निक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पेशेंट्स होते हैं पहली बात तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अगर अफोर्ड भी उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कमिटी बनती है और ये भी कहा जाए कि जो ब्रांड नेम आज because they brand are costly, generic names are much cheaper. In 1975, the Hathi Committee demanded that all brand names should be weeded out gradually. यहाँ पर 1975 में हाथी कमेटी आती है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ब्रांड्स के नेम है उन्हें वीड आउट कर देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पर क्वालिटी तो सेम ही होती है समटाइम्स, बट वो क्या है, एक मिथ बना दिया गया है कि ब्रांडेड चीज़ का मतलब आपको पता है कि उससे भी नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मिथ है, ये पर्टिकुलर फार्मा कंपनी है तो ये अच्छी मेडिसिन ही क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो हम सिर्फ इसी ब्रांड की कंपनी का क्या करेंगे, मेडिसिन को लेंगे। तो ये क्या है, एक अनएथिकल तरीके से मार्केटिंग टेक्निक है जो यहाँ पर की जाती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि देखिए कई बार क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन में जो सॉल्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कुछ मिसिंग होते हैं। इससे क्या होता है, कुछ आपके जो हम कह सकते हैं कि मतलब जो उनकी क्वालिटी होती है उसको हम स्टैंडर्ड क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि NSQ स्टैंड्स 4.5%, 3.4% रिस्पेक्टिवली, शोन बाय द नेशनल ड्रग सर्वे इन लास्ट 10 years यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सैंपल फ्रॉम रिटेल केमिस्ट across India. In safeguarding a patients and enabling complete healing, drugs must be 100% quality test passed. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये हम टेस्ट करते हैं तो जो भी हमारी जेनरिक मेडिसिन हैं वो 100% यहाँ पे क्या करें, टेस्ट पास करें, तभी हमारा जो यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो सिस्टम है, जिसमें गवर्नमेंट ये जो मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है, प्रोक्यूरमेंट है, सप्लाई है, ये सारा किस में आता है, आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम में आता है। अगर हम यहाँ पर मेडिसिन की क्वालिटी को 100% इंश्योर करते हैं तभी हम ये जो हमारा एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम का उसको अचीव कर पाएंगे। सो इस आर्टिकल में इतना ही है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए अगर हमारी जो मेडिसिन बेस्ट क्वालिटी की रहती है तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मेनली जहाँ पर प्रॉब्लम कहा जाती है क्वालिटी पे प्रॉब्लम आती है ना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर सिरप वगैरह का जो केसेस हुए हैं इतने सारे, उनके बारे में, कप सिरप के जो केसेस हुए थे यहाँ पे इनके बारे में पता ही होगा। तो मेनली क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमारा यहाँ पर क्वालिटी को हम 100% इंश्योर करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और जो हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं इसे भी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कहा जाता है कि जो मेडिसिन है वो पहले बात तो क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबल के साथ साथ वो कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, और अफोर्डेबल होने के साथ साथ वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो इन तीन चीज़ों का हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि जन औषधि केंद्र है ना, ये जो नेटवर्क है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। So next article is शुड इलेक्शन बी स्टेट फंडेड। अब देखिए जो ये इलेक्शन होते हैं इसमें कई बार क्या होता है, आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो इनको फंड करते हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को, मेनली यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसमें इस आर्टिकल में मेनली ये कहा जा रहा है कि जो अगर इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट फंडेड हो, मतलब कि कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसमें गवर्नमेंट क्या करे, अपनी तरफ से पैसा लगाए उस फंडिंग के लिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हैं।
किसको, और ये जो फंडिंग की जाए वो सिर्फ किसको की जाए, पॉलिटिकल पार्टी को की जाए, ना कि किसी कैंडिडेट को यहाँ पर की जाए। तो ऐसा कहाँ होता है, देयर आर सम 34 countries where state funding of election is available in some form of others, इन सम फॉर्म और अदर्स। तो उसमें ये कहा जा रहा कि वर्ल्ड में अगर हम देखें तो देर आर 34 कंट्रीज जहां पर क्या होता है कि जो स्टेट्स होती है आपकी वो यहाँ पर इलेक्शन को क्या करती है, फंड करती है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्वे का। नॉर्वे में 74% जो उनका जो एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्शन के, वो किसके द्वारा फंड किया जाता है, इलेक्शन मतलब कि जो स्टेट है वहां पर उनके द्वारा क्या किया जाता है, फंड किया जाता है। ओके, इसी तरीके से आप यूएस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूएस में मेनली यहाँ पर पब्लिक फंडिंग होती है, इलेक्शन में पब्लिक फंडिंग होती है, और वहां पर ऐसा है कि जितनी यहाँ पर उन्होंने पब्लिक फंडिंग यहाँ पर मतलब उनको मिली है, उतना ही फंड उनको फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या होता है, मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको जो 100 रुपए मिले हैं पब्लिक से, तो इतना 100 रुपए ही क्या करेगी गवर्नमेंट, जो स्टेट होगी वो भी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो ये सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंसी को हम इंश्योर कर सकते हैं। ये जो करप्शन यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है, ब्लैक मनी का जो ये पूरा इशू है, उसको हम क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस आर्टिकल में इतना ही है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहेंगे तो आपके साथ ये PDF शेयर कर दी जाएगी, आप इस आर्टिकल को यहाँ पर जरूर पढ़िएगा। तो ये एक पूरा एनालिसिस है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 2023 यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद 2024 में आपके लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो ये जो इलेक्शन वाला टॉपिक है ये ऑटोमेटिकली आपका एक टॉपिक बन गया है जहां से क्वेश्चन आना तो कंपलसरी हो ही गया है। सो आप लोग को ये जो टॉपिक है उसे पूरी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। अनइम्पीड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाइटल राजनाथ। यहाँ पर क्या हुई, आसियान की मीटिंग हुई है। आसियान की मतलब आप कह सकते हैं आसियान प्लस मेंबर्स की यहाँ पर मीटिंग हुई है। आसियान क्या है आपका, आसियान की अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं, सो आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप इनका पहले मैप देखिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जो ये है हमारी आसियान ग्रुपिंग। आप लोगों को इंडिया पता है, जैसे कि ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया के अगर हम ईस्ट साइड में जाते हैं, है ना, यहाँ पर ईस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपका जो ये इंडियन ओशन आ जाता है, ये बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन आपका ये पूरा आता है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, चाइना के साइड। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं ये क्या है, आपकी यहाँ पर आसियान ग्रुपिंग है। सो हियर यू विल सी वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। इसमें टोटल आपकी 10 कंट्रीज हैं, और इन 10 कंट्रीज के नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए ये जो है किस में आया है, द हिंदू में आया है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आता है। तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग प्लस यहाँ पर आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस यहाँ पर हुई है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो 10 आसियान के मेंबर्स होते हैं, जिसमें मेनली हम बात करते हैं जो डिफेंस कॉपरेशन है और जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की। अब ये आसियान प्लस मतलब इसमें आप देखेंगे आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ये आपके लिए फैक्ट निकल कर आता है। आसियान तो ठीक है, हमने पता चल गया क्या है, लेकिन ये प्लस क्या है, तो यहाँ पर टोटल 10 आसियान के मेंबर्स होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर 8 आपके डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। तो ये जो 8 डायलॉग पार्टनर्स है, वही उन्हीं मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्लस कंट्रीज कहते हैं। तो कौन कौन सी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो कलेक्टिवली दीज ऑल कंट्रीज आर नोन एज प्लस कंट्रीज। ओके, सो इंडिया बिकेम आ आसियान डायलॉग पार्टनर इन 1992। 1992 में इंडिया क्या बना था, आसियान डायलॉग का पार्टनर बना था। एंड इन इनॉग्रल ADMM प्लस वॉज कन्वीन्ड इन 2010। 2010 में इसका जो इनॉग्रल हुआ था डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स का आसियान प्लस के, तो इसमें यहाँ पर 2010 में इसका कन्वीट किया गया था। अब इसमें मेनली ये कहा गया है कि जैसे कि हम बात करते हैं जो आपका यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉ ऑफ सी, आपका यूएन क्लॉज है जो 1982 को यहाँ पे सपोर्ट करता है, जो मेनली किसकी बात करता है कि जो आपका सी होता है ना, उसमें यहाँ पर जो नेविगेशन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। इसमें कोई फ्रीडम होनी चाहिए, कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सी एरिया इससे हम क्या कर सकते हैं। सो मिनिस्टर कॉल्स फॉर कोलैबोरेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू दिल्लीज प्रपोजल टू चेयर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म इंडोर्स बाय पार्टिसिपेटिंग डिफेंस मिनिस्टर्स। तो उन्होंने ये कहा कि
यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, क्योंकि चाइना इसमें मेनली जो फैक्टर आता है आपका चाइना आ जाता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में आप सभी को पता है कि चाइना क्या करता है, ये जो नेविगेशन होता है कंट्रीज की उसको यहाँ पर हर्डल बनता जाता है। और चाइना आप सभी को पता है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको भी यहाँ पर इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जो नेविगेशन होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा नेविगेशन, और ये जो नेविगेशन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस ग्रुपिंग के बारे में पता होना चाहिए और साथ साथ आसियान के बारे में पता होना चाहिए। तो आसियान क्या है आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। इसका जो विजन है, मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को हम आसियान डे के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मेंबर्स की आप बात कर लीजिए, यहाँ पे टोटल 10 मेंबर्स है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ओके इसका जेनेसिस कब होता है, स्टैब्लिश इन 1967। यहाँ पर आसियान डिक्लेरेशन को बैंकॉक में ये बैंकॉक डिक्लेरेशन भी इसको कहा जाता है, इसको साइन किया गया था। फाउंडिंग फादर्स की बात करते हैं, इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड थे, धीरे धीरे और भी कंट्रीज इसमें ऐड होती गई। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज फूड प्राइजेस पोज रिस्क इन टू अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू 4% टारगेट आरबीआई ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे आरबीआई ऑफिशियल्स ने ये कहा कि हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, जैसे कि कितना होना चाहिए, आइडियली हम देखें तो 4% होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 6% जाता है और मिनिमम यहाँ पर 2% जाता है। अगर यहाँ पर 4 से आगे बढ़ा और 4 से नीचे गया तो कौन एक्शन में आता है, आपका आरबीआई एक्शन में आ जाती है। आरबीआई एक्शन में आती है मतलब कि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो यहाँ पर एक्शन में आती है, और जो हमारे वेरियस रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पर एसएलआर, सीआरआर, इसमें क्या की जाती है, चेंजेस की जाती है। तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आरबीआई ऑफिशियल्स फ्लैग द रिस्क दैट फूड प्राइसेस पॉज द आरबीआई रिजॉल्व टू अलाइन हेडलाइन इन्फ्लेशन टू द 4% टारगेट। अभी हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर देखा था कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो हमारा आइडियल टारगेट है 4%, हमने उसको अचीव कर लिया है। लेकिन ये जो फूड के प्राइसेस क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और फूड के प्राइसेस ही एक तरीके से रिस्क पोज करते हैं कि जो हमारा 4% का जो टारगेट है उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो अभी फूड का प्राइसेस है वो क्या होगा, आपका शायद कम ज़्यादा हो, और अगर ये कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट, जो हमारा टारगेट हमने अभी 4% तक का अचीव किया है, उससे हम क्या कर सके, इधर उधर भी हो सकते हैं। सो ऑफिशियल क्वेश्चन दैट इकोनॉमी not out of the wood at on inflation. Investment demand appears to be resilient with government infra spending leading a boost. तो यहाँ पर इंफ्रा जो स्पेंडिंग है वो किसको बूस्ट कर रही, लैंडिंग बूस्ट यहाँ पर हो रही। तो एट द एंड ये कहा जा रहा है कि अगर फूड के आइटम्स, क्योंकि जो सीरियल पल्सेस अनियंस हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अनियन का प्राइस अभी कैसे यहाँ पर हाइक हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपकमिंग टाइम में यहाँ पर ये जो फूड प्राइसेस हैं वो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन रेट 4% है उसको यहाँ पर एक रिस्क यहाँ पर पोज कर सकते हैं। ओके सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ आप यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लीजिए। ये क्या है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर फाइनेंस एक्ट ऑफ इंडिया 2016 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या होता है इसका, सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग द डिफरेंट पॉलिसी रेट्स इंक्लूडिंग एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आपका LAF जो होता है उससे भी क्या करता है, इसका होता है। अब यहाँ पर कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं आपके MPC में। ऑफ द 6 मेंबर द गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3, इसमें से 3 जो मेंबर्स होते हैं उसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द MPC, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ओके और बाकी यहाँ पर जो आरबीआई होते हैं, जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। सो आई होप आपको MPC यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स यहाँ पर क्लियर हो गए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी राजा गोपालचारी। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सी राजा गोपालचारी ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। ही वाज अरेस्टेड leading a salt march from Trincomalee to Banner to the Tanjore coast। ओके यहाँ पर ये सारी होती हैं, इनको यहाँ पर क्या किया जाता है,
और फिर ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1954 में इन्हें भारत रत्न भी क्या किया जाता मिला होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 51 आप यहाँ पर देखेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of the constitution which is directive principle of the state policy direct the state to promote international peace and security and maintain just and honorable relation with बिटवीन नेशंस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है डीपीएसपी। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप खुलकर अपने यहाँ पे व्यूज दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।